बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लीस्ट शार्टेज प्रिंसिपल का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें सबसे पहले हमने लीस्ट शार्टेज प्रिंसिपल की डेफिनेशन को समझा था और हमने देखा था कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन का पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ता है इक्विलिब्रियम की। फिर हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू लीस्ट शार्टेलियर्स प्रिंसिपल। और आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, effect of change in temperature on the position of equilibrium as well as Kc value। जबकि आपको याद होगा हमने कहा था कि जब हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर या उसका प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करते हैं तो उसकी पोजीशन तो चेंज होती है लेकिन उसकी केसी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर तो उसका पोजीशन भी चेंज हो जाती है और साथ केसी वैल्यू भी चेंज होती है। कैसे होता है ये प्रोसेस सारा, इसको आइए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर की तो आपको ये बात ज़हन में रखना पड़ेगी कि जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके साथ जो हीट का कंपोनेंट है या एनर्जी का कंपोनेंट है वो भी आपको ज़हन में रखना पड़ेगा कि जब कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है तो या वो एक्सोथर्मिक होगा या वो एंडोथर्मिक होगा। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसकी जो एंथैल्पी चेंज है इसको अभी फिलहाल ना ज़हन में लाएं तो ये एंथैल्पी चेंज ये बताती है -41.48 किलो जूल्स पर मोल। यानी कि ये रिएक्शन जब प्रोसीड करता है तो जब इसका रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है उस वक्त इसकी एनर्जी इतनी ये रिलीज करता है, यानी कि सिस्टम से इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है। जब किसी सिस्टम में से एनर्जी रिलीज हो जाए तो वो डिक्रीज इन टेम्परेचर की तरफ जाती है। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर जो है जब रिएक्शन स्टार्ट किया था तो 25 था सपोज करें, तो जब प्रोडक्ट्स बन के इक्विलिब्रियम आ गया तो वो 25 से टेम्परेचर कम होके सपोज 20 पे आ गया, 19 पे आ गया, तो ये डिक्रीज इन टेम्परेचर हुआ क्योंकि एनर्जी उसने रिलीज कर दी। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या ये रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो ये बात आपको पहले से पता ही है, हम जो है वो शुरू में पढ़ चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। तो इसका 7 चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अब अगर कोई रिएक्शन, जो अब बात बताने लगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, जब कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होगा अगर वो रिवर्सिबल है तो उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है, अगर उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सो है तो अगर मैं कहूं ये रिवर्स जाएगा, अगर इसको मैं रिएक्टर्स ले लूं या इसको प्रोडक्ट्स ले लूं तो फिर इसकी एंथैल्पी चेंज जो है एंडोथर्मिक हो जाएगी। डेल्टा एच इज इक्वल टू +41.48 किलो जूल पर मोल। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जब भी आप कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, जैसे आपको याद होगा कि आपने जो 7 चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस की, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ जो है वो सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आपको याद होगा वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो अगर कोई चीज़, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसको आप ब्रेक करके एटम्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं तो इसकी एंथैल्पी को हम जो है पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये हाइड्रोजन एटम अलग अलग हैं और ये आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस दोबारा बनाते हैं, जितनी एनर्जी इन्होंने यहाँ एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी यहाँ पे क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो जब ये उतनी एनर्जी रिलीज करेंगे तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। इसका मतलब है इस डायरेक्शन में जाएं तो ये फॉरवर्ड है तो ये एंडोथर्मिक है, अगर ये दोबारा मिलके H2 बनाए तो ये रिवर्स है और ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। सेम इसी तरह आपने लेटिस एनर्जी की डेफिनेशन की थी, आपको याद करो कि सोडियम क्लोराइड का जब 1 मोल फॉर्मेशन होती है तो हम कहते थे जो एनर्जी रिलीज होगी वो लेटिस एनर्जी होगी। या हमने कहा था कि जब 1 मोल सोडियम क्लोराइड या किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करें उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो लेटिस एनर्जी होगी। यानी कि ब्रेक करने वक्त हमने कहा था एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब होगी, और जब फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसमें एनर्जी रिलीज होगी तो वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। इससे पता चला इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है फॉरवर्ड में तो रिवर्स में क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। सेम यहाँ पे एक और एग्जांपल है, वाटर का वेपर्स में जाना,
वाटर जो है वेपर्स में कब जाते हैं, जब उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करें और वो वेपर्स में चले जाते हैं, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये, वेपराइजेशन में हमने पढ़ा हुआ है। अब वेपर्स दोबारा अगर वाटर में आते हैं तो जितनी एनर्जी गेन करके वो वेपर्स में गए हैं उतनी ही एनर्जी वो रिलीज करेंगे, तो ये वाटर में वापस आ जाएंगे। तो इसका मतलब वाटर का वेपर्स में जाना फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एंडोथर्मिक है, लेकिन वेपर्स का वापस वाटर में आना ये एनर्जी रिलीज करके हो रहा है ये प्रोसेस, तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो क्या बात आपको समझ आई, जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडो होता है तो उसका रिवर्स डायरेक्शन में वो एक्सो होता है, ये बताया जाए या ना बताया जाए ये अंडरस्टूड है। जैसे लैटिस एनर्जी सोडियम क्लोराइड की 786 प्लस है, मतलब जब बॉन्ड ब्रेक करें, जब फॉर्मेशन होगी तो यही एनर्जी क्या हो जाएगी, -786। तो मतलब प्लस और माइनस का साइन आपको पता है कि ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी बात कर रहे हैं, ब्रेकिंग वाली या फॉर्मेशन वाली। ब्रेकिंग वाली कर रहे हैं तो प्लस, फॉर्मेशन वाली बात कर रहे हैं बॉन्ड्स की तो माइनस। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये एक्सो है, जो कि लिखा होता है नॉर्मली बुक्स में, लेकिन ये लिखा नहीं होता, ये अंडरस्टूड है कि इसका रिवर्स अगर जाते हैं आप, अगर इसको रिएक्टर्स लेते हैं और इसको प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो उसमें ये एंथैल्पी चेंज हो जाएगी, +1 हो जाएगी। इसका मतलब है जब भी कोई रिएक्शन, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड चेंजेस टू पोटेशियम आयोडाइड सॉलिड से एक्वस, यानी पोटेशियम आयोडाइड को आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो एक्वस फॉर्म में है और ये जो सॉलिड फॉर्म का जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसकी एंथैल्पी चेंज +2 है। +1 का मतलब क्या होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन इसका एंडोथर्मी, इसका फॉरवर्ड क्या था एक्सो और रिवर्स क्या था, यानी कि ये फॉरवर्ड के लिए है एंथैल्पी एक्सो और रिवर्स के लिए एंडो। इस केस में उलट है, यहां फॉरवर्ड के लिए क्या है एंडो और रिवर्स के लिए क्या है एक्सो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको फॉरवर्ड का मतलब एंडो का मतलब इसको हीट मिलेगी तो ये पानी में डिसॉल्व होगा, कितनी एनर्जी चाहिए इसको डिसॉल्व करने के लिए 21, और अगर ये दोबारा चाहता है क्रिस्टलाइज हो सॉलिडिफाई हो तो इसको इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो मतलब ये सिंपल सी बात है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि वाटर वेपर में जाए तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, वेपर से वाटर में जाए तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो ये इनकी समझ ले नेचर है, इसकी क्या है नेचर है कि इसने इधर आना है तो एनर्जी रिलीज करनी है, इसने उधर जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी आपको, फिर हम देखेंगे कि हमारा जो फैक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर क्या कहता है। उसके बाद हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टर्स, नीचे ये केसी की वैल्यू इसकी फर्ज कर लेते हैं, हम सपोज कर लेता हूँ, मैं मिसाल के लिए आपको कहता हूँ कि इसकी केसी की वैल्यू 4 है, मैं वैल्यू कोई सपोज करता हूँ तो समझ लें, आपको समझाने के लिए कहता हूँ केसी की वैल्यू 4 है सपोज करें। अब हमने ये बात जो मैं अब लिखने लगा ना, ये आपने बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है कि आप बताएं कि टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर आप इस रिएक्शन में बढ़ाएंगे या किसी भी रिएक्शन में बढ़ाएंगे तो दो बातें आपने याद रखनी है। टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो आप कौन से रिएक्शन को फेवर करेंगे, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, आपका ज़हन क्या कहता है। फॉर एग्जांपल फिर दोबारा इसी एग्जांपल पे आते हैं, ये रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, वाटर वेपर में जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ये एंडोथर्मिक है, वेपर्स दोबारा वाटर में आते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं, ये एक्सोथर्मिक है। आप इसी बीकर में ये रिएक्शन हो रहा है, ऊपर से क्लोज कंटेनर है, आप उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं। गर्म करने का मतलब आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बताएं क्या होगा, वाटर वेपर्स में जाने में इजाफा होगा, तेजी से जाएंगे, या वेपर्स दोबारा वाटर में आएंगे। तो आपके ज़हन में फौरन ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाना एंडोथर्मिक को फेवर करेगा, क्योंकि वाटर पहले चाह रहे हैं कि हम वेपर्स में जाएं एनर्जी ब्रेक करके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक करके, और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर्स में जाएंगे, इधर रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा तो नहीं होगा कि वेपर्स वाटर में ज़्यादा आना शुरू हो जाए जब आप हीट करें, क्यों, क्योंकि वेपर्स का वाटर में आना एक्सोथर्मिक है, वो तो चाहता है कि हीट रिलीज करें हम, तो आप उसको जब हीट देना शुरू करेंगे तो वो उसके अगेंस्ट जाएगा, उसकी नेचर के खिलाफ जाएगा। जैसे एक बंदा साइकिल चला रहा हो जिस डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में हवा चल पड़े तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बंदा जिस डायरेक्शन में साइकिल चला रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हवा चलती है तो हवा उसकी स्पीड को फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में उसको सपोर्ट कर रही है। सेम इस तरह कोई बंदा नहर में कश्ती चला रहा है तो कश्ती अगर जिस डायरेक्शन में फ्लो है पानी का तो उसी डायरेक्शन में अगर वो चलाएगा तो उसको चलाना क्या होगा, आसान होगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। सेम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, वाटर का आइस में जाना। वाटर का आइस में कन्वर्ट कैसे होता है बताएं, पानी पड़ा हुआ आप चाहते हैं उससे आइस बनाएं, तो
तो आइस बनाने के लिए उससे एनर्जी कम करनी पड़ेगी ना, तो एनर्जी कम करने का मतलब है एक्सोथर्मिक होगा। जो ही वाटर का टेम्परेचर 25 से 20 होगा, 10 होगा, 0 होगा तो आइस बन जाएगा। तो इसका मतलब वाटर का आइस में जाना कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। और आइस का वाटर में आना कौन सा प्रोसेस है, कि वो आइस बनी हुई है और वाटर बनाना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी देने का मतलब एंडोथर्मिक हुआ। अब ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, आप इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं कैसे, आप कहते हैं जी मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको जो है वो टेम्परेचर बढ़ाना है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें इस इक्विलिब्रियम के वक्त, तो बताएं क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका ज़हन क्या कहता है कि वाटर ज़्यादा आइस बनेगा या आइस वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होगी जो बनी हुई होगी। तो यकीनन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो आपको ये मिसाल ये दे रहा हूँ जो डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं या समझ सकते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यकीनन आइस जो बनी हुई है वो पिघल के वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। जब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर मिल रही है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ आइस बने तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है। तो टेम्परेचर कम करने के लिए मैं फ्रिज में रखूंगा, ना कि उसको बर्नर पे रखूंगा। फ्रिज में रखेंगे तो एनर्जी वो जल्दी रिलीज करके आइस में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर का बढ़ाना फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बात याद रख ले, आप ये दो बातें याद रख लेंगे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टेम्परेचर का इंक्रीज करना फेवर करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन को, और टेम्परेचर का डिक्रीज करना फेवर करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। जैसे ये मिसाल में देखें कि जब टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे थे तो ये आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था और रिएक्शन रिवर्स में आ रहा था। और जब आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे, यानी फ्रिज में जब रखते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वाटर ज्यादा तेजी से आइस में कन्वर्ट होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड को फेवर करता है। सेम यहाँ पे भी ऐसी बात है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ फॉरवर्ड को फेवर करता है, क्योंकि फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है। और अगर आप टेम्परेचर कम करना शुरू करते हैं तो वेपर्स कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि टेम्परेचर का कम करना एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा। ये बात समझ आ गई है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका मतलब हुआ ये दो बातें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर का इंक्रीज करना फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन एक ये रिएक्शन पहले ही, अगर एक रिएक्शन पहले ही डिक्रीज इन एनर्जी से हो रहा है, वो चाहता है कि मैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स पे जाऊं और इतनी एनर्जी रिलीज करूं, तो आप उसकी फेवर क्या करेंगे कि उससे वो चाह रहा है कि एनर्जी कम करूं, तो आप उसको कम करेंगे, उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर वो जल्दी प्रोसीड करेगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देंगे तो ये फॉरवर्ड में तो एक्सो है, लेकिन रिवर्स में क्या है, ये एंडो। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका ये बनेगा, अगर फॉरवर्ड में जाएं, ये फॉरवर्ड में एक्सो है फर्ज करें, और रिवर्स में क्या है, फॉरवर्ड में ये एक्सो है और रिवर्स में एंडो। सेम यही वाली बात, फॉरवर्ड में एक्सो और रिवर्स में एंडो। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैंने कहा था, क्या कहा था, आइस वाटर में कन्वर्ट होगी, तो ये दोबारा इस तरफ जाएंगे। जब ये इस तरफ जाएंगे, क्योंकि इसका रिवर्स एंडो है, रिवर्स एंडो है, तो टेम्परेचर का बढ़ाना एंडोथर्मिक को फेवर करता है। जैसा यहाँ टेम्परेचर का बढ़ाना एंडो को फेवर करता है, तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही थी, रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा था, तो यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो ये कंसंट्रेशन ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। जब ये रिएक्शन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो रिएक्टेंट्स ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे, और प्रोडक्ट्स जब इधर जाएंगे तो कम होना शुरू हो जाएंगे, और जब प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे तो याद रखें केसी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ उससे प्रोडक्ट्स कम हुई, प्रोडक्ट्स के कम होने से केसी भी कम हो जाती है। आपको पता है कि ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स और केसी का मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर प्रोडक्ट्स कम होती जाएंगी तो केसी की वैल्यू भी कम होती जाएगी, और इसकी यहाँ केसी की वैल्यू को कोई एडजस्ट करने वाला फैक्टर मौजूद नहीं है। जबकि कंसंट्रेशन में था ना कि कंसंट्रेशन एडजस्ट हो जाती थी, प्रेशर वॉल्यूम में भी कंसंट्रेशन एडजस्ट होती थी, तो रेशो का आंसर जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही आता था। लेकिन यहाँ पे जब ये प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में जाएंगे तो रिएक्टेंट्स वाला फैक्टर बड़ा हो जाएगा और ये वाला फैक्टर छोटा हो जाएगा, और केसी की वैल्यू भी छोटी हो जाएगी, मतलब स्मॉल हो जाएगी, 4 से वो हो जाएगी 3.5 या 3 हो जाएगी, और इसमें वो फिर कांस्टेंट रहेगी, फिर वो चेंज नहीं होगी। मतलब वो केसी की वैल्यू 4 से 3.5 चेंज हो जाएगी, 3.5 पे आके फिर दोबारा वो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो इससे बात हमें क्या समझ में आई है कि अगर हम चाहते हैं कि इस रिएक्शन में फॉरवर्ड ही जाए, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा। तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक, जब भी आप देखें कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आप ज़हन में रखें ये माइनस है, माइनस के साथ एनर्जी है तो टेम्परेचर भी कम करेंगे, माइनस है तो टेम्परेचर कम करेंगे ताकि वो फॉरवर्ड जाए। अगर कोई एंडोथर्मिक है, जैसे कि यहाँ पे फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है, ये फॉरवर्ड में ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, लेकिन रिवर्स में ये एक्सो है, तो फॉरवर्ड में एंडो है तो आप चाहते हैं कि फॉरवर्ड ही जाए,
यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम आयोडाइड पानी में डिजोल्व हो तो आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन जाए, जो पोटेशियम आयोडाइड बने भी हुए हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाए, अनडिजोल्व हो जाए, प्रेसिपिटेट्स बना दे, तो आप इसका देखें रिवर्स रिएक्शन में ये क्या है, एक्सोथर्मिक, तो इसका टेम्परेचर आप कम करेंगे ताकि ये रिएक्शन बैकवर्ड जाए। तो क्या बात समझ में आई आपको कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा पोजीशन पर और केसी पर। तो याद रखें, इसके लिए आपने याद रखनी है ये दो बातें, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करना एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा। तो हर रिएक्शन जो कि एक्सो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसका रिवर्स एंडो होता है, और जो फॉरवर्ड में एंडो है उसका रिवर्स डायरेक्शन में एक्सो होता है। तो आप ये दो बातों को अप्लाई करके आप ये बता सकते हैं कि रिएक्शन किस तरफ जाएगा। जैसा कि मैं रिवाइज करता हूं कि इस केस में एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो इसका रिवर्स एंडो है तो रिएक्शन वापस जाना शुरू हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएंगे और ये ज्यादा और ये कम, तो केसी वैल्यू कम, प्रोडक्ट्स कम और केसी वैल्यू भी कम हो जाएगी। जब आप टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेंगे तो ये होगा, अगर आप डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर का डिक्रीज करना एक्सोथर्मिक को फेवर करेगा, यानी कि फॉरवर्ड को ही फेवर करेगा, और प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगी, प्रोडक्ट्स ज्यादा रिएक्टेंट्स कम, जो पी ज्यादा होगा तो केसी भी फिर क्या हो जाएगा ज्यादा, तो केसी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स ज्यादा हो गई हैं। तो इसका मतलब है 4 से वैल्यू एक्सीड करके 3.5 हो सकता हो जाए। तो इसके बाद ये समझ लें कि कब टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, कब टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन जो है वो कम करने से फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। ये दो बातें आपने याद रखनी है, जिसकी तफसील मैंने आपको डेली लाइफ की एग्जांपल से भी बता दी है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई भी रिएक्शन दिया हो, एक्सोथर्मिक है तो उसका रिवर्स एंडो होता है, कोई एंडो है तो उसका रिवर्स एक्सो होता है। तो अगर एक्सो है तो टेम्परेचर का कम करना उसको फॉरवर्ड लेके जाएगा, और अगर आप बढ़ाते हैं तो वो रिवर्स डायरेक्शन को फेवर करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट्स। अगर हम किसी साल्ट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन, इसका आपको पता ही है। अब उसकी जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में 3 केसेस हम डिस्कस करते हैं। अगर वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या तो जीरो होगी, या एंडोथर्मिक है, या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है। तो अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वेरी क्लोज टू जीरो हो, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑलमोस्ट जीरो के करीब है। इसका मतलब है जब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जीरो होगी तो उसमें इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी कोई नहीं होगा, यानी कि देयर विल बी नो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl साल्ट, ठीक है, ऑन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने या कम करने से इसकी जो सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन विल बी रिमेन एट इक्विलिब्रियम, केसी वैल्यू जो भी है उसकी कांस्टेंट आएगी। सेम इस तरह एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि सॉल्वेंट में साल्ट में सॉल्वेंट डाला सॉल्यूशन बना तो इसका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, डिसॉल्व होने की टेंडेंसी, और वापस आने का मतलब क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन, के साल्ट दोबारा सॉलिड फॉर्म में अगर मिलता है आपको तो इसको बोलेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन। तो क्या होगा, पॉजिटिव का फिर वही बात, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता जाएगा साल्ट। अगर टेम्परेचर कम करेंगे सॉल्युबिलिटी कम होगी। जैसे मैंने पीछे बताया था कि जब अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड में तो रिवर्स उसका एक्सो होगा। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडो को फेवर करेगा, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी में डिसॉल्व होते जाएंगे। ये पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम टेट्राबोरेट, या इसको बोरेक्स कहते हैं, इनको जब पानी में नॉर्मल पानी में हल करते हैं ना आम टेम्परेचर पे तो ये बहुत थोड़े हल होते हैं। जो ही हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी में इजाफा होना शुरू हो जाता है। क्या वजह है, क्योंकि उनकी जो सॉल्युबिलिटी है या पानी में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉल्युबल होने की को हम सपोर्ट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो वो उसका रिवर्स डायरेक्शन उसका जो है एक्सो है, टेम्परेचर का कम करना एक्सो को फेवर करता है, तो वो जो हल भी हुआ होगा वो दोबारा क्रिस्टलाइज होके सॉलिड फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में रिक्रिस्टलाइज होके बैठता जाएगा। तो ये बात वही पुरानी है, ठीक है। अब टेम्परेचर कम करेंगे सॉल्युबिलिटी कम, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर नेगेटिव हो, सेम वही बात, जो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक साल्ट को पानी में आपने सॉल्यूशन बनाया तो वो जब सॉल्यूशन बनाता है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि वो डिक्रीज इन टेम्परेचर की तरफ जाता है। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर करना ही
जो है डिक्रीज इन टेम्परेचर ही करेंगे तो वो सॉल्युबिलिटी में इजाफा होगा। अगर आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये एक्सो है, तो एक्सो का मतलब इसका रिवर्स क्या होगा, एंडो। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिवर्स को फेवर करेगा। तो रिवर्स में क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। फॉरवर्ड में सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन बढ़ रहा है, और रिवर्स में रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, रिक्रिस्टलाइजेशन है, तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। इसलिए ऐसे साल्ट्स जिनकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव हो, उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं। टेम्परेचर बढ़ाना उसके अगेंस्ट जा रहा है, वो रिवर्स जाएगा, वो प्रेसिपिटेट्स बनाता जाएगा। हम उसका टेम्परेचर लो रखेंगे, कम करेंगे, ताकि वो सॉल्युबल ज़्यादा हो। क्यों कि उसकी एंथैल्पी नेगेटिव है, और नेगेटिव एंथैल्पी वाले रिएक्शंस को लो टेम्परेचर फेवर करता है, और पॉजिटिव वाले रिएक्शंस को हाई टेम्परेचर फेवर करता है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो ये जो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स टू फॉर्म द सॉल्यूशंस। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि टोटल जो हमने अभी पढ़ा है, इसके अंदर जो आखिरी कंसेप्ट है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा किसी भी इक्विलिब्रियम के ऊपर? तो याद रखें, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जो है, जब कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं हम उसको। ऐसा सब्सटेंस जो किसी सोल्यूशन रिएक्शन के अंदर हम ऐड करें और उसकी स्पीड चेंज हो जाए, तो उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस कैटलिस्ट का फंक्शन रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना होता है। वैसे वो डिक्रीज भी करती है, लेकिन वो तफसील बाद में आएगी 11 चैप्टर में। तो डिक्रीज और इंक्रीज ही करती है मोस्टली। तो हम अगर कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उससे इक्विलिब्रियम में क्या फर्क पड़ेगा? तो याद रखें, मैंने पहले भी बताया था कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैटलिस्ट इस्तेमाल करने से, ना ही केसी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा। तो कैटलिस्ट जस्ट यूज टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम अर्लियर, यानी कि क्या करती है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट का काम सिर्फ क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम जो देर से आना होता है वो जल्दी आ जाता है। वजह कि कैटलिस्ट क्या करती है, फॉरवर्ड रिएक्शन को भी स्पीड अप कर देती है और रिवर्स रिएक्शन को भी स्पीड अप कर देती है, जिससे जो है इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन पढ़ते थे तो हमने कहा था पोजीशन चेंज होगा, केसी चेंज नहीं होगा, केसी कांस्टेंट रहेगा। फिर हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम पढ़ा, तब भी मैंने आपको क्या बताया कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज होगी, केसी चेंज नहीं होगा। लेकिन अभी हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर पढ़ा, तो उसमें पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी चेंज होती है और केसी वैल्यू भी चेंज होती है, ये भी हमने पढ़ा। और जब हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट, तो उससे ना पोजीशन चेंज होती है, ना उससे केसी वैल्यू चेंज होती है। तो ये पूरा टॉपिक हमारा ली-शैटलिस प्रिंसिपल का कंप्लीट हो गया है, जिसमें इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस किया बड़ी तफसील के साथ। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।